जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, सेट थ्योरी के बारे में पूरी उसके बारे में जान चुके हैं, और रिलेशन एंड फंक्शन में भी हम लोग रिलेशंस के बारे में जान चुके हैं, कैसे नंबर ऑफ रिलेशन निकाला जाता है ये जान चुके हैं, दो सेट के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है ये हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, ये इसी रिलेशंस का तीसरा अध्याय है। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज का हम लोग अभी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम इस महोदय के बारे में जानते हैं। ये हैं लिबनिज महोदय, और जिनका जिनका जन्म 1646 में हुआ था, और ये जर्मन फिलोसफर हैं, मैथमेटिशियन थे, जर्मन फिलोसफर थे, और इन्होंने ही फंक्शन को परिभाषित किया था। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फलन क्या होता है। फलन शब्द अभी बताए थे आपको कि लेबनिज महोदय ने दिया था। ठीक है, अब समझते हैं कि फलन होता क्या है। ठीक, फलन समुच्चय ए से, कभी कभी ये बोर्ड काम ठीक से नहीं कर पाता है, जिस कारण से प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए देखते हैं। फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है, एक विशिष्ट प्रकार का रिलेशन होता है, जिससे कि फलन ए से बी में एक क्या होता है, रिलेशन होता है, एक विशिष्ट प्रकार का रिलेशन होता है, जो कि यह दर्शाता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई इमेज सेट बी में बनता हो। ठीक है, तो मतलब सेट ए के प्रत्येक अवयव का जो इमेज बन रहा है सेट बी में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक फंक्शन कहेंगे। अब है कि सेट ए के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और सेट बी के मेंबर को उसका क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। और उसके सेट ए के मेंबर का जो प्रतिबिंब उसमें बनता है, उसका जो रिलेशन उसमें बनता है, उस रिलेशन वाले मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। यहाँ भी तीन चीज है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है, सेट ए का मेंबर जिसका कि इमेज बनना है, और परिसर क्या होता है, जो इमेज बन रहा है वो उसका परिसर हो गया। ठीक, और सहप्रांत क्या होता है कि अगला सेट बी में जो प्रांत परिसर के साथ साथ एक्स्ट्रा जो मेंबर आ जाता है वही क्या कहलाता है, उसका सहप्रांत कहलाता है। ये तो हम लोग पहले भी जानते थे, अभी हम लोग फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल ए बराबर, सेट ए बराबर मान लेते हैं स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया एक रिलेशन क्या है कि सेट ए का मेंबर जो है क्या है सेट ए का मेंबर का रिलेशन क्या बता रहा है आपको, कि वह स्टेट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का राज्य है। अब यहाँ देखिए, स्टेट ऑफ इंडिया में आपको बिहार सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार ले लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ, ये देखिए, ये हो गया बिहार, ये हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी, ये राजस्थान, ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, उसके बाद उत्तराखंड। क्या यह नेपाल उसका सदस्य होगा? नेपाल इंडिया का सदस्य होगा? तो नहीं होगा, मतलब इसका रिलेशन नहीं हो सकता है, वो अलग कंट्री हो गया, इसीलिए यह इसका मेंबर नहीं होगा, तो उसका रिलेशन फंक्शन में हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसमें एक मतलब स्टेट ऑफ इंडिया में नहीं कर पाएंगे। अगर हम यही कह दें कि विश्व के देश, तब उसमें नेपाल भी आ जाएगा। ठीक है, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, अमेरिका, जापान, सारा आ जाएगा, कंट्री ऑफ वर्ल्ड अगर हम कह दें। ठीक है, अगर हम स्टेट ऑफ बिहार कहते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा, तेलंगाना भी आ जाएगा, इधर तमिलनाडु भी आ जाएगा। ठीक है, इधर केरल भी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, गुजरात, ठीक है, वो सारा आ जाएगा।
अब एक रिलेशन और देखते हैं हम लोग कि एक रिलेशन और देखते हैं। ये तो स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ इंडिया हो गया। अब हम कहते हैं कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। एक तरफ हम ले लेते हैं, अगर इसको हम बनाना चाहें इस तरह से, तो इसमें हम ले लेते हैं स्टेट, और इसको ले लेते हैं उसका राजधानी, कैपिटल। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि एक रिलेशन ऐसा है कि सेट ए का जो मेंबर है, सेट ए का जो मेंबर है वो क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया है, और सेट बी का जो मेंबर है कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है। तो कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, अब देखिए बिहार का राजधानी कहाँ होता है, क्या है, बिहार का राजधानी पटना, तो बिहार का हो जाएगा पटना, बिहार का पटना। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या होगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का भोपाल, एमपी का क्या हो जाएगा, भोपाल। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमको मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद, कर्नाटक का बेंगलुरु, ठीक है, गोवा का पणजी, उसके बाद गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, उसके बाद देखिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह, उसके बाद देखिए और कौन सा बच गया, झारखंड का हो गया रांची, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उसके बाद ओडिशा का भुवनेश्वर। देख रहे हैं, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह स्टेट ऑफ इंडिया का राजधानी है, उसका कैपिटल है। ठीक है, यह क्या हमको बताता है, एक रिलेशन को डिफाइन करता है, जो कि उसको हम फंक्शन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कि फंक्शन किस किस प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ फलन और उनके आलेख, इसका आलेख हम लोग खींचने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है तत्समक फलन। तत्समक फलन मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, एफ एक्स बराबर एक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स बराबर अगर एक्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हिंदी में तत्समक फलन कहते हैं। इसका ग्राफ क्या कैसे होता है, देखिए इसका ग्राफ अगर x का वैल्यू 0 रखें, देखिए यहाँ एफ एक्स बराबर x है ना, तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखें तो एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो ये कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। अब देखिए अगर f का वैल्यू 1 रखते हैं, सॉरी x का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, f1 बराबर 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ तो 1 नहीं लिया तो 2 ले लेते हैं, ग्राफ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए 1 नहीं लिया, तो f2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 2, देखिए ये पॉइंट आ रहा है, f2 बराबर ये क्या हो गया, 2 2 हो गया। अब देखिए x का मान अगर -2 लेते हैं, x का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह भी -2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट -2 2। समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे f3 बराबर ले लेते हैं, f3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, f3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ इस बीच में आएगा 3, तो यहाँ हो गया 3, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 3। ठीक है, अगर -3 लेंगे, f -3, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट -3 -3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, x 8 ले लेते हैं तो क्या आएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x 8 यहाँ इसके सामने आ जाएगा, यहाँ इसके सामने आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8 8 हो गया। अगर इसको -8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ इस तरह से, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट -8 8। तो आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहते हैं, अगर एफ एक्स बराबर एक्स हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा दिया हुआ है अचर फंक्शन, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है,
कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं, यदि एफ वाई बराबर एफ एक्स बराबर सी हो, मतलब कि एफ एक्स बराबर सी दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, अचर फलन कहेंगे। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन किसको कहेंगे, ये देखते हैं हम लोग। अगर y बराबर एफ एक्स हो और एफ एक्स बराबर कितना हो, c हो, c यहाँ मतलब किस चीज को डिनोट कर रहा है, c आपको डिनोट कर रहा है एक कांस्टेंट नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर को डिनोट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन, इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। मतलब उसका वैल्यू सेम रहेगा, x का वैल्यू बदलता रहेगा लेकिन एफ एक्स का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब x का वैल्यू से बदलता रह जाएगा, वो इन्फिनाइट तक चला जाएगा, लेकिन एफ एक्स मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एफ एक्स बराबर 3 दिया गया है, सपोज कीजिए एफ एक्स बराबर 3 है, यहाँ दिया हुआ है 3, एफ एक्स बराबर 3, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, f1 भी f0 बराबर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यह कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो गया, 0 3 0 3 हो गया। x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तब भी जो है सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर 3 है, x का वैल्यू 1 रखे तो उसका वैल्यू भी 3 आएगा, तो 1 3, ठीक है 1 3। उसके बाद देखिए x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो भी उसका वैल्यू 3 आएगा, ये पॉइंट। अगर x का वैल्यू हम रखते हैं -2 तो भी उसका वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं, x का वैल्यू अगर 8 रखते हैं, देखिए अगर एफ एक्स बराबर 3 है तो x का वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो क्या होगा, x का वैल्यू 8 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर भी 3 आ रहा है। अगर x का वैल्यू -8 रखते हैं तब भी इसका वैल्यू 3 ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि इसका आलेख क्या होता है, x एक्सिस के समानांतर होता है, ठीक। कांस्टेंट फलन का क्या होता है, आलेख हमेशा x एक्सिस के समानांतर होता है और यह कांस्टेंट होता है, मतलब इसमें x का वैल्यू बदलता रहेगा, वेरिएबल रहेगा, लेकिन उसका y का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए यह क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, एफ एक्स बराबर सी, इसका जनरल फॉर्म होता है। चलिए बहुपद फलन, बहुपद तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है, वैसे फलन जिसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा फलन हो, पद हो, तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद फलन कहते हैं। जैसे में आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक बहुपद फलन है, y बराबर एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x), इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद फलन कहेंगे, मतलब जिसमें पदों की संख्या एक से ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद फलन कहते हैं। लेकिन यह जो आपको दिख रहा है, यह एक बहुपद फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू क्या है, पावर में 2/3 है, यह एक बहुपद ही नहीं है, इसीलिए यह बहुपद फंक्शन भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है, रेशनल फंक्शन। परिमेय फलन क्या होता है कि अगर कोई फलन एफ एक्स और एफ एक्स बटे जी एक्स के रूप में हो, ठीक है, अगर कोई फलन एफ एक्स बटे जी एक्स के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय फलन कहते हैं। हम लोग परिमेय संख्या के बारे में तो पढ़े ही है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, p बटे क्यू के रूप में हो लेकिन q बराबर 0 ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर q के बदले में, p और q के बदले में क्या है, एफ एक्स और जी एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एफ एक्स बटे जी एक्स के रूप में जो भी फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे,
रेशनल फंक्शन कहेंगे, परिमेय फंक्शन फलन कहेंगे। या और यहाँ क्या होना चाहिए, g(x) बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, इनफिनाइट नहीं, अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि g(x) बराबर 0 नहीं रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? अब देखिए मॉडुलस फंक्शन किसको कहेंगे? मॉडुलस के बारे में तो आप लोग पढ़े ही हैं। मॉडुलस क्या होता है कि मोड x इज इक्वल टू x होता है और मोड माइनस x इज इक्वल टू भी x ही होता है। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम मोड लगा देते हैं तो उसका चिन्ह खत्म कर दिया जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब मॉडुलस फंक्शन, तो f(x) बराबर मोड x हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडुलस फंक्शन कहेंगे। ठीक ठीक, अब देखिए कि ये हो गया मॉडुलस फंक्शन का जनरल फॉर्म। ठीक है, वेयर x इज मेंबर ऑफ r। ठीक है, अब देखिए कि मॉडुलस फंक्शन में f(x) बराबर क्या होगा, अगर x 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो x, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ x हो जाएगा। अगर x 0 से छोटा हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। लेकिन इसमें मोड लगा देंगे तो दोनों माइनस और प्लस वाले दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही हो जाएंगे। अब देखिए कि मापांक फलन क्या आकृति में, इसमें हम इसका निकालते हैं। f(x) बराबर क्या है, मोड x न है, तो f(x) बराबर मोड x आपको दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू मोड x। मोड x, अब गौर कीजिए कि f(0) बराबर क्या हो जाएगा, मोड 0 बराबर 0। ठीक, f(-1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 ले लो, आसान रहेगा। -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए कि x -2 हम लिए हैं तो -2 यहाँ है और 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये हो गया -2, 2 हो गया। समझ में आ रहा है? ये देखिए कि मतलब यहाँ माइनस लेंगे तब भी वही आएगा, प्लस लेंगे तब भी प्लस ही आएगा। तो यहाँ +2 f2 बराबर क्या हो जाएगा, मोड 2 बराबर हो गया 2। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट यहाँ हो गया, ये हो गया 2 2। ठीक है, अगर हम f-8 निकालना चाहें तो f-8 बराबर क्या हो जाएगा, मोड 8, मोड -8 बराबर क्या हो गया, 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको इस तरह से बढ़ाना होगा और यहाँ हम देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, -8, 8 हो जाएगा। अगर हम 8 रखते हैं तब भी वही होगा, f(8) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड 8 इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा यहाँ 8 8। तो इस तरह हमको क्या पता चलता है कि x का वैल्यू कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन y का वैल्यू, फलन का वैल्यू हमको क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मापांक फलन कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चिन्ह फलन। चिन्ह फलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये स्टेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सही करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिन्ह फलन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अब देखिए कि प्रत्येक x इज मेंबर ऑफ r के लिए f(x) बराबर 1 और f(x) बराबर 0 और f(x) बराबर -1, ये तीनों हो सकता है। कब? अगर x 0 से बड़ा हो तो f(x) का वैल्यू 1 होगा। ठीक, अगर x 0 के बराबर हो तो f(x) का वैल्यू 0 होगा और अगर x 0 से छोटा हो तो f(x) का वैल्यू -1 होगा। अब इसको गौर कीजिए,
तो यहाँ पर हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल F1 लेते हैं, मान के चलिए F0 से बड़ा, 0 से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं, F5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5x से बड़ा है। तो F5x से बड़ा है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये ग्राफ इसका निकल गया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका ग्राफ बन गया ये। और x का वैल्यू अगर -1 रखते हैं हम, x का वैल्यू कुछ भी -5 ले लेते हैं, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ हम 5 ले रहे हैं, आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ये स्टेज गड़बड़ हो गया है, इसको सेटिंग करना पड़ रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं, इसके बाद है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम आप सुने होंगे, पहले पिछले चैप्टर में भी सुने होंगे और पिछले क्लास में भी इसका नाम सुने होंगे। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ठीक है। महत्तम पूर्णांक के बारे में सुने होंगे, फलन के बारे में तो नहीं सुने होंगे। अभी आप फलन के बारे में जानेंगे, ठीक है। आते हैं महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन। ये जो देख रहे हैं आप, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो आप देख रहे हैं, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है x, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -1 होता है जब क्या हो, x 0 से छोटा हो और -1 से के बराबर या उससे बड़ा हो। 0 और -1 के बीच में अगर x रहेगा, 0 और -1 के बीच में अगर x रहेगा तो ग्रेटेस्ट x का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर x 0 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब 0 के बराबर और तथा 1 से छोटा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 लेते हैं। अगर x 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, तो उसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 लेते हैं। अगर x का वैल्यू 2 के बराबर और 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो उसका वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आप जो यहाँ देख रहे हैं, हम अब सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम वैल्यू ले किस तरह से रहे हैं। तो ध्यान यहाँ देना है कि आप यहाँ गौर कीजिए, x जो है बराबर किसके है, छोटा और बड़ा तो है ही, 1 से बड़ा 0 से छोटा है ही, -1 से बड़ा और 0 से छोटा है ही, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं इसमें इक्वल का भी मार्क लगा हुआ है। तो जिस तरफ से इक्वल का मार्क लगा हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट फंक्शन x का वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ देखिए, इसमें -1 में बराबर और बड़ा का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या ले लिए, -1 ले लिए। यहाँ देखिए 0 के बराबर और उससे बड़ा है, तो इसीलिए 0 ले लिए। यहाँ देखिए 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, इसीलिए 1 ले लिए। 2 के बराबर और 2 से बड़ा है x का वैल्यू, इसीलिए इसका वैल्यू 2 ले लिए। ध्यान में रहेगा कि जिधर से दोनों चिन्ह लगा हुआ हो, बड़ा और बराबर दोनों का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग, ग्राफ किस तरह से बनता है। इसका ग्राफ देखिए क्या है, गौर कीजिए। यहाँ गौर करने वाली बात है
कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते क्या है कि इसको जो है, ये जो देख रहे हैं हम लोग ग्राफ में हमने क्या देखा, ये पहले से है, इसको मिटा देते हैं पहले, तब समझने में आसानी होगी। अब देखिए, अब इसका ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि यहाँ -1 लिए हैं तो 0 को छोड़ दिए है ना, 0 को छोड़ दिए हैं, इसका मतलब 0 से कम है, 0 से कम है मतलब 0 को छोड़ के है, यहाँ 1 से कम है तो 1 को छोड़ के है, यहाँ 2 से कम है तो इसका मतलब 2 से 2 को छोड़ के है, यहाँ 3 से कम है तो 3 को छोड़ के है। तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, अब जैसे देखिए यहाँ 2 से छोटा, तो यहाँ 2 वाले स्थान पे देख रहे हैं बीच में खाली है और इधर लाइन खींचा हुआ है, इधर 3 पर गोला खाली है और इधर लाइन खींचा हुआ है। इसी तरह से जो भी होगा, जैसे 2 वाला का ये हो गया, 3 वाले का ये हो गया, 4 वाले का ये हो जाएगा, -1 वाले का ये हो जाएगा, -2 वाले का ये हो जाएगा और -3 का ये हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फलनों का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन एकदम आसान है, आप लोग जोड़ घटाव गुना भाग तो पढ़ ही रहे हैं, तो वही है f प्लस जी एक्स, f प्लस जी ऑफ एफ एक्स, f प्लस जी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस का मार्क ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, देखिए f माइनस जी ऑफ एक्स, तब क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, वही है, आसान है, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए। यहाँ एफ इंटू जी ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, एकदम आसान है। यहाँ देखिए के एफ एक्स बराबर, के यहाँ क्या है कांस्टेंट को बता रहा है, तो के एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा के एफ एक्स। ठीक है, के को अलग कर सकते हैं। अब देखिए एफ बटा जी एक्स दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स बटा जी एक्स। एफ जी एक्स अगर दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे एफ एक्स बटा जी एक्स, एंड वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एकदम आसान सा चीज था। अब चलिए यही नीचे इंग्लिश में आपको दिया गया है, इंग्लिश में भी वही चीज है जो चीज आप लोग वहां पढ़े। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रश्नावली आ गया, इसका थ्योरी खत्म हो गया, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन तक हम पढ़ लिए। तो हमने फंक्शन के बारे में क्या सब पढ़ा, कि फंक्शन क्या है, कि किसी सेट ए के प्रत्येक मेंबर का कोई ना कोई प्रतिबिंब दूसरे सेट में मौजूद हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसका प्रांत किसको कहेंगे, तो जिस सेट के मेंबर का इमेज दूसरे सेट में बन रहा है, तो पहला सेट जिसका इमेज बनना शुरू हुआ है वो सेट का सदस्य क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। और दूसरे सेट का सदस्य जिसमें मेंबर टोटल इमेज के साथ और सब मेंबर मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे, सह प्रांत कहेंगे। और जो सब इमेज है उस सब का अगर सेट बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इसके बारे में हम लोग जान लिए। अब प्रश्नावली 2.3 में आते हैं हम लोग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, आइए प्रश्नावली 2.3 में हम लोग आते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, which of the following relations are function, give reason if it is function, and domain it determine its domain and range। अब देखिए पहला नंबर का हम लोग क्या देखते हैं कि एक फंक्शन, याद कीजिए हम लोग अभी पढ़े थे कांस्टेंट फलन के बारे में पढ़े थे, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़े थे, अचर फलन के बारे में। उसने हमने क्या देखा कि x का वैल्यू बहुत सारा आ रहा था, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक आ रहा था, नेगेटिव में भी आ रहा था, लेकिन उसका फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा था, f(x) का वैल्यू क्या हो रहा था, एक कांस्टेंट आ रहा था, k आ रहा था। तो यहाँ k के बदले में हम क्या देख रहे हैं, 1 1 1 1 1 है, f(x) का वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, और x का वैल्यू 2 5 8 11 14 17 है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
डोमेन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है। रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 1 है, तो बराबर में हो गया 1। कोई दिक्कत, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, एकदम जिस तरह से हम पिछला चैप्टर में पढ़े, पिछला एक्सरसाइज में, उसी तरह से यहाँ भी है। अब देखिए यहाँ क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है। अब देखिए 2 का रिलेशन 1 से है, 4 का रिलेशन 2 से है, 6 का रिलेशन 3 से है, 8 का रिलेशन 4 से है, 10 का रिलेशन 5 से है, 12 का रिलेशन 6 से है और 14 का रिलेशन 7 से है। अब गौर कीजिए यहाँ आखिर रिलेशन है क्या, इस रिलेशन को तो समझना होगा कि ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब गौर कीजिए। अब 2 का आधा क्या हो गया, 1 हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, 8 का आधा 4 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, 12 का आधा 6 हो गया और 14 का आधा 7 हो गया। मतलब यह एक रिलेशन है, एक निश्चित रिलेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, इसमें एक रिलेशन मौजूद है और प्रत्येक सदस्य का अलग अलग उसका इमेज भी बना हुआ है, इसीलिए यह फंक्शन है। यह भी सही है, यह भी फंक्शन है और यह भी फंक्शन है। अब देखिए कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, DOMAIN होता है। ठीक है, DOMAIN डोमेन, डोमेन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा इसका आधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, समझ गए। चलिए एक चीज हम और इसमें बताना चाह रहे हैं आपको, क्या बताना चाह रहे हैं इसको गौर कीजिए कि यहाँ तो हम रिलेशन देख लिया, आधा आधा हो रहा है तो ये रिलेशन डिफाइन हो गया, लेकिन पहला जो क्वेश्चन था इसमें ऐसा कौन सा रिलेशन इसमें है कि सबका वैल्यू एक ही आ रहा है रिलेशन, क्या रिलेशन है, देखिए यहाँ तो हमने देखा, दूसरा नंबर में हमने क्या देखा कि fx इज इक्वल टू x/2 हो गया, तो यह रिलेशन डिफाइन हो गया। x का वैल्यू 2 रखे तो वैल्यू fx का वैल्यू 1 आ गया, 4 रखे तो 2 आ गया। अब इसमें ऐसा क्या दिया जाए कि इसका रिलेशन डिफाइन हो जाए, तो पहला नंबर का रिलेशन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू x/x लिख सकते हैं। ठीक है, x/x लिख देते हैं, या फिर डायरेक्ट 1 भी लिख देंगे, कांस्टेंट फलन है, डायरेक्ट 1 भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन x/x अगर लिख देते हैं तब भी यह फंक्शन डिफाइन हो जाता है। अब देखिए 1 रखेंगे तो 1/1 1 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 5/5 1 हो जाएगा, 8 रखेंगे 8/8 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर फलन को डिफाइन कर रहा है, एक रिलेशन उसमें बना रहा है, इसीलिए वह क्या है, एक फंक्शन है। अब आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में देखिए 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 5 से है और 2 का भी रिलेशन 5 से है। मतलब कि दो अलग अलग संख्याओं का, दो अलग अलग मेंबर्स का एक ही इमेज बन रहा है, जो कि संभव नहीं है, या कोई भी रिलेशन इसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, एक फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन। ये दोनों फंक्शन है लेकिन यह फंक्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस।
ठीक है। अब कह रहा है कि इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है आपको, किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो एफ एक्स बराबर मोड एक्स अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा उसका डोमेन और रेंज, एफ एक्स माइनस भी है ना, एफ एक्स बराबर माइनस, ठीक है। अब यहां देखिए कि अभी हमने क्या सीखा था कि मोड एक्स का वैल्यू जो होता है हमेशा एक्स होता है, चाहे इसके अंदर माइनस भी लगा रहेगा तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा, पॉजिटिव एक्स ही होगा। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि इसमें x का वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक पॉजिटिव और 0 से लेकर इन्फिनाइट तक नेगेटिव, दोनों का रखेंगे तो डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर में हम जितनी भी संख्याएं होंगी सारी की सारी संख्याएं x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन रेंज क्या हो जाएगा उसका, रेंज क्या होगा ये सोचना है। रेंज क्या होगा कि हम 0 से अगर प्लस इन्फिनाइट रखेंगे तो उसका वैल्यू अगर हम रखते हैं मान के चलिए 0 तो इसका वैल्यू 0, ठीक, एफ एक्स बराबर मान के चलिए इतना है, तो अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो एफ 0 बराबर 0 हो जाएगा, एफ 0 बराबर क्या हो गया 0। उसके बाद एफ माइनस 1 रखे तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एफ माइनस 2 रखेंगे तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तब भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव ही ना आएगा, ये कहां तक, इन्फिनाइट तक चल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका वैल्यू प्लस में रखेंगे तब भी तो इसका वैल्यू प्लस ही आएगा। तो हम क्या देखते हैं, चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव रखें, चाहे निगेटिव रखें, चाहे 0 रखें, सब वैल्यू उसका अगर फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही आता है। तो पॉजिटिव ही अगर आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट से लेकर के 0 तक आएगा। मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के 0 तक आएगा। रेंज इसका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट टू 0, ठीक है। अब यहाँ सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ क्या है, मोड के बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो यहाँ माइनस रखेंगे, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। तो मतलब इसका कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ माइनस रखेंगे बाहर में, मोड के बाहर, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो कोई वैल्यू हमको ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि जो पॉजिटिव आए, तो यहाँ ये क्या कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट टू 0 तक हो जाएगा इसका रेंज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ए फंक्शन f is defined by fx is equal to 2x minus 5, write down the value। इतना ठीक है, एकदम आसान है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। पहला नंबर देख लीजिए, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ 0 बराबर, एफ एक्स बराबर इतना, तो एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 5। तो 0 में किसी भी चीज से गुना करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है ना, नहीं, 0 में किसी भी चीज से हम अगर गुना करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो 0 माइनस 5 ये हो गया, 0 माइनस 5 बराबर क्या हो गया, माइनस 5 हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर, f7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 5 14 9, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में आ जाइए, एफ माइनस थ्री बराबर 2 इंटू माइनस 3,
-5 इज इक्वल टू -6 -5 इज इक्वल टू -11। यही सब ने निकालना था। कितना आसान था, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन ये सब दे दिया आप लोगों को ना, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by Tc is equal to 9c by 5 plus 32। ठीक है, तो T0 निकालना है, T0 निकालना है। देखिए अब क्या दिया गया है, Tc बराबर पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, Tc बराबर फंक्शन ये है, Tc बराबर 9c बटा 5 प्लस 32। ठीक है, तो अब पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, T0 बराबर निकालना है हमको, T0 बराबर 9 इंटू 0 बटा 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस 32 है, 9 इंटू 0 बटा 5 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा, 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भागा देते हैं तो भी वो क्या आता है हमको, 0। 0 प्लस 32 इज इक्वल टू हो गया 32। चलिए दूसरा नंबर इसका लेते हैं, T28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 28 बाय 5 प्लस 32 बराबर, अब 9 में 28 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग गुना कीजिए जल्दी में, जल्दी गुना कीजिए, कितना आता है, देखिए कितना आ जाएगा, 252 ना, 252 आ जाएगा, 252 बटा 5 प्लस 32 बराबर, देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 ये हो गया 252 प्लस 5 दूनी के 10 5 3 15 116 160 बराबर कितना हो गया, 2 6 5 11 2 2 4 412 बटा 5 बराबर हो गया 5 40 5 दूनी के 10 पॉइंट 5 का 20 बराबर कितना हो गया, 82.4। यही ना आंसर हो गया आपका 82.4। चलिए अब तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर है T-10 बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 9 इंटू -10 बाय 5 प्लस 32। ठीक है, अब कितना हो गया, 5 2 जा 10, ठीक है 5 2 जा 10 तो 9 दूनी के 18 तो -18 प्लस 32 तो 32 में से 18 चला गया, 8 4 12 यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1 तो हो गया 14, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर इसका देख लेते हैं, चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर Tc बराबर 212 दिया गया है, तो आपको C का वैल्यू फाइंड करना, जस्ट उसका उल्टा दिया गया, एकदम आसान है। Tc बराबर आपको दिया गया है 212 बराबर कितना हो जाएगा, 9C बटा 5 प्लस 32। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम एलसीएम ले लें 212 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9C प्लस 5 दूनी के 10 5 3 15 116 160। अब देखिए या अब इसको गुना कीजिए तो गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, यहाँ पे यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है तो 9C प्लस 160 9C प्लस 9C प्लस 160 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 5 60 5 दूनी के 10 10 60 हो गया। या देखिए
9c बराबर कितना हो गया, 160 को उधर ले जाके घटा देंगे तो हमको क्या बच जाएगा इधर 900, या c बराबर कितना हो जाएगा 900/9। इसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ क्या बच गया 100 बराबर हो गया 100। c का वैल्यू आ गया 100, यही हमको निकालना था, c का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, रेंज फाइंड करना है और इसमें क्या दिया गया है आपको, f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x इज मेंबर ऑफ r एंड x इज ग्रेटर देन 0। x मेंबर ऑफ r है, रियल नंबर तो है लेकिन क्या है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो अब इसका क्या करना है, हमको रेंज फाइंड करना है। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, उससे हमको रेंज निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ठीक है, 2 माइनस 3x, x इज मेंबर ऑफ r, x इज ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेंज कितना आएगा। आप गौर कीजिए कि x 0 से 0 अगर रख देते हैं, x अगर 0 रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन वह 0 से बड़ा न है, तो x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर 0 तो रखेंगे नहीं, 0 से बड़ा 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 3। इफ x इज इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा f1 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर -1 हो गया। अगर f का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 2 जा 6 तो बराबर कितना हो जाएगा, f का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 बराबर -4 आ गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो fx का वैल्यू क्या आ रहा है -1 -4, इस तरह से निगेटिव ही ना आ रहा है। तो x का वैल्यू, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा चलिए, अगर x का वैल्यू हम 0 रख लें, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो fx का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2। तो इससे हमको रेंज का पता चल रहा है, रेंज क्या हो जाएगा कि माइनस इन्फिनाइट होगा। ठीक है, और x का वैल्यू चूंकि 0 तो लेना था नहीं, 0 से थोड़ा सा भी छोटा लेना था हमको, सॉरी थोड़ा सा भी बड़ा लेना था। थोड़ा सा बड़ा अगर लेते हैं 0 और 1 के बीच में तो 0.05 अगर हम ले लें, 0.01 भी ले लें, 0.1 भी ले लें, तो क्या होगा 0 और 1 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 के मतलब पॉजिटिव रह जाएगा, 2 के आसपास रह जाएगा। तो इसको हम लोग इसलिए क्या करते हैं 2 यहाँ रख के ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। याद कीजिए हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो संख्या वहां लिखा हुआ है उसको छोड़ करके, ठीक। अब बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है जो संख्या लिखा हुआ है उसको ले करके, ठीक। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। अब दूसरा नंबर देखिए, f(x) बराबर x² प्लस 2, x इज रियल नंबर। अब x रियल नंबर है, रियल नंबर तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। हम क्या जानते हैं कि x का वैल्यू हमको रियल नंबर लेना है, और हम यह भी जानते हैं कि x रियल नंबर जो होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, f(x) बराबर x² प्लस 2 दिया गया है। x² प्लस 2 जो आपको दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) जो है पॉजिटिव ही होगा हमेशा, क्योंकि x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 होगा। देखिए अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है।
x का वैल्यू -1 रखते हैं तब भी देखिए -1 का स्क्वायर +2 बराबर क्या हो गया, 1 + 2 बराबर 3 आ गया। x का वैल्यू अगर +1 भी रखते हैं, पॉजिटिव भी रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर +2 बराबर हो गया 1 + 2 बराबर 3। तो हम यहाँ गौर कर रहे हैं, यहाँ गौर क्या कर रहे हैं कि x का वैल्यू हम निगेटिव रखें कि पॉजिटिव रखें, हमको fx का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, इसीलिए इसका रेंज क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन का रेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसको मिटा लेते हैं हम लोग, ये पहला क्वेश्चन का रेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन का रेंज देखते हैं। रेंज में हम क्या देख रहे हैं कि रेंज जो है इसका हमेशा पॉजिटिव आ रहा है और सबसे छोटा रेंज इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और इनफिनाइट इसका रेंज हो गया। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं अगला इसका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि fx बराबर x, तो x इज ए रियल नंबर। क्या कह रहा है कि fx बराबर x, x इज ए रियल नंबर। अब रियल नंबर है तो रियल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले सकते हैं। और कहाँ तक ले सकते हैं, -इनफिनाइट से लेकर के +इनफिनाइट तक ले सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर -इनफिनाइट से +इनफिनाइट तक होता है, उसके बीच की जितनी भी संख्याएं होती है सारी रियल नंबर है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, इमेजिनरी नंबर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, पढ़ेंगे क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर। अभी हम लोग पढ़े ही नहीं है इमेजिनरी नंबर के बारे में, थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इमेजिनरी नंबर अगर रूट के अंदर -x आ जाए, रूट के अंदर माइनस आ जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर का नाम उसको दिया गया है, उसको अवास्तविक संख्या का नाम दिया गया है, वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 12 में। यहाँ इमेजिनरी नंबर से हमको मतलब है नहीं, यहाँ रियल नंबर से मतलब है। ठीक है, तो fx बराबर x दिया गया है। तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू x दिया गया है। तो अब x का वैल्यू हम क्या रखें, सबसे पहले हम रखते हैं -1, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू -1। f का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। f का वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब इससे हमको ये पता चलता है कि x का वैल्यू अगर -इनफिनाइट रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमको -इनफिनाइट आएगा fx का। अगर x का वैल्यू +इनफिनाइट रखेंगे तो x का वैल्यू +इनफिनाइट आएगा। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बराबर हो जाएगा -इनफिनाइट से लेके +इनफिनाइट तक, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओहो, लगता है ये चैप्टर भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बना लिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसका आप लोग को हम दे देते हैं स्कैनर, जिसको आप स्कैन कर लेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्योंकि नेट स्लो है इसीलिए स्कैनर बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, उसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। चलिए, ये आपका स्कैनर है, आप इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको ये जितना भी पढ़ाया गया है सारा PDF मिल जाएगा। वैसे हमको नहीं लगता है कि आपको इसके PDF की आवश्यकता है, आप तो आराम से सारा चीज़ समझ गए होंगे। और मैथमेटिक्स में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप थ्योरी समझ लीजिए ठीक से, थ्योरी समझने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब क्वेश्चन आंसर आपका खुद से बनना शुरू हो जाएगा तो समझिए आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, अन्यथा आप सीख ही नहीं रहे हैं। आपका थ्योरी क्लियर होगा तो निश्चित ही क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं इस क्लास को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।